objective is we need to understand the corporate compliances and tax compliances which every company registered with SCCP need to comply annually. So our focus would be on the annual compliances only, because there are certain other compliances for the companies as well. So we will be focusing on corporate compliances, especially because after the year end, there are certain compliances which have to be fulfilled. Otherwise, your company may not be active and may become dormant and may not be updated in the SCCP records, which is the main regulator of the companies. So first we need to understand that what is the company. You all know that company means a company formed and registered under the act और दी कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ को जब हम देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन भी है क्या, कि ये तो कंपनीज एक्ट 2017 है, जबकि नया लॉ जो है वो पूरा का पूरा रिवैम्प हुआ और रिपील हुआ विद द प्रीवियस ऑर्डिनेंसेस। तो पहले सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट 1913 था, जिसके तहत बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड थी, और आफ्टर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं 1984 से पहले पहले कंपनीज एक्ट 1913 के तहत ही रजिस्टर होती रही। तो अभी जो 2017 एक्ट एप्लीकेबल होता है तो ये तमाम कंपनीज के लिए होता है जो कि कंपनीज एक्ट 1913 के तहत जो रजिस्टर हुई हैं, देन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्टर हुई हैं। फिर एज यू नो के कंपनीज एक्ट 2017 से पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 प्रोमलगेट हुआ था, जो ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ था, देन इट बिकेम एन एक्ट, और फिर कंपनीज एक्ट 2017 आ गया। तो गवर्निंग लॉ इसके लिए कंपनीज एक्ट कंपनीज की कंप्लायंसेस के लिए जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 है, एंड आल्सो द कंपनीज रेगुलेशन 2024 जो कि लास्ट ईयर रिपील हुई हैं विद द प्रीवियस रेगुलेशंस। तो उसके तहत ये तमाम जो एससीसीपी की कंप्लायंसेस हैं वो रेगुलेट होती हैं। और एससीसीपी यू ऑल नो के जो कंपनीज का रेगुलेटर है, मेन रेगुलेटर है यहाँ जहाँ पे आपकी कंपनीज रजिस्टर होती हैं, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी लॉ आर रेगुलेटेड थ्रू द कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज रेगुलेशन। ये हमारी एक बात हो गई। और देन वी कम टू टाइप ऑफ कंपनीज। There are, as you all might be aware, that there are private companies. Private companies में एक single member companies का भी concept है कि जिसमें single member होता है. There are slightly certain reduced requirements for the single member company. और उसके अलावा फिर public limited companies होती हैं जिसमें unlisted और listed on the stock exchange both हो सकती हैं. Then companies limited by guarantee, जिसमें अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो कंपनी रजिस्टर होती हैं। और लकीली इसमें जो प्रीवियस ऑर्डिनेंस था 1984 उसमें भी सेक्शन 42 ही था, और इस एक्ट में भी उन्होंने उसका सेक्शन 42 ही रखा है। अदरवाइज बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो आगे पीछे हो गए हैं। तो जैसे कि बहुत सारे सेक्शंस जो प्रीवियस कंपनीज ऑर्डिनेंस में थे और नए कंपनीज एक्ट में, उनका डिफरेंस है अगर आप कंपैरेटिव में देखें तो। उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज की ऑलमोस्ट कंप्लायंस का तो इतना फर्क नहीं है। जस्ट ये है कि देर आर स्लाइटली डिफरेंस इन द डिस्क्लोजर्स। वो सिर्फ डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है कि जो आपके एनुअल अकाउंट्स बनने हैं उसमें पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में सर्टन एक्सटेंडेड डिस्क्लोजर्स हैं जो कि नॉर्मल कंपनीज के लिए नहीं होते। उसमें लिस्टेड कंपनीज भी शामिल होती हैं, और उसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं वो भी उसमें आती हैं। जो पब्लिक इंटरेस्ट यूटिलिटी कंपनीज है वो भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। तो देन सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारी कंपनीज पहले से चल रही होती हैं, बट फॉर द न्यू कंपनीज हु हैव इनकॉर्पोरेटेड द कंपनीज रिसेंटली, उसमें भी बहुत सारे लोग लैक करते हैं कि जो इमीडिएट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती है उसको भी फॉलो नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर वो फॉलो नहीं होती तो इट्स मीन कि आपकी कंपनी जो है वो इनएक्टिव है सीसीपी के पास। और अभी तो कंपनीज रेगुलराइजेशन स्कीम भी चल रही है जिसकी पहले डेडलाइन ख़त्म हो गई थी, अभी अगेन 15 नवंबर तक एक्सटेंड हो गई है। उसके तहत आप प्रीवियस जो कंप्लाइंसेस हैं अगर 1 2 3 साल की भी रहती हैं तो उनको भी विदाउट लेट फाइलिंग फी या विदाउट पेनल्टीज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो कंपनीज जो कि इनकारपोरेट हुई और उसके बाद उन्होंने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि एससीसीपी में कुछ कंप्लाइंसेस हैं जो कि उन्होंने करनी थी और नहीं की,
तो इसमें ज़रूरी कंप्लाइंसेस कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो पब्लिक कंपनीज़ हैं स्पेशली उनके लिए कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट जो है वो ज़रूरी होती है। और विदाउट कंपनी सेक्रेटरी वो काम नहीं कर सकती, उसमें बेशक लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड हो। तो अगर वो नहीं की हुई तो वो करनी ज़रूरी है और ये इमीडिएटली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन करनी होती है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल एडवाइज़र, ये भी इमीडिएटली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन करनी होती है अगर किसी भी कंपनी का पेड अप कैपिटल 7.5 मिलियन या इससे ज़्यादा हो। और जो 42 की कंपनीज़ हैं, इसमें भी बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि 42 की कंपनीज़ जो हैं, ये बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ आ जाती हैं क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं। उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करें। देन एक और रिक्वायरमेंट होती है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। नॉर्मली तो बहुत सारी कंपनीज जब कंपनीज रजिस्टर करती हैं, रजिस्टर होती हैं, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देती हैं। बट एनी हाउ ड्यू टू सर्टन रीजंस अगर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो उस वक्त एक टेम्परेरी एड्रेस दिया जाता है। बट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन द कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, आपकी कंपनी बन गई है, तो विद इन 30 डेज आपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है वो एससीसीपी को कम्युनिकेट करना होता है ऑन फॉर्म 21। देन सबसे जरूरी चीज होती है कि आप कंपनी का बैंक अकाउंट खोलें। आप सबको अंदाजा होगा कि कंपनी जो भी बनती है उसमें सब्सक्राइबर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो कमिट करते हैं, जो कि आर्टिकल और मेमोरेंडम के लास्ट पेज पे होती है, और उसमें कमिट करते हैं कि कितना इसका पेड अप कैपिटल होगा जो सब्सक्राइबर्स अमाउंट सब्सक्राइब करते हैं। उसको हम नॉर्मली पेड अप कैपिटल कहते हैं इनिशियल। बाद में और भी इश्यू हो सकता है पेड अप कैपिटल, एक ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है कंपनी का और एक पेड अप कैपिटल होता है। तो वो जो सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब किया होता है दैट इज कंसीडर्ड टू बी पेड अप कैपिटल। तो उसके लिए आपने सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवाना है, और देन जो डायरेक्टर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में जो शेयर मनी है वो डिपॉजिट करते हैं। ये प्राइवेट कंपनीज के लिए है। पब्लिक कंपनीज के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, बट फॉर द सब्सक्राइबर्स वो ये वाले जो रिक्वायरमेंट है ये सेम है। देन एक और रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। वो भी सबको अंदाजा है कि कंपनीज के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक ऑडिटर अपना अपॉइंट करें, जो कि विद इन 90 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन वो अपॉइंट करना ज़रूरी है। और अगर पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है तो देन देर इज़ नो रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनी लॉ, बट अंडर द टैक्स लॉज वो अगेन रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपको एडिटर की जरूरत पड़ती है और एडिटर की अपॉइंटमेंट जरूरी है विद इन 90 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। देन फॉर पब्लिक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। वो भी बेसिकली ये सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जैसे शेयर डिपॉजिट मनी है, उसके अलावा एक फॉर्म है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो कंपनीज के लिए वहाँ पे सबमिट होती है, और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है। देन अ पब्लिक कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस, बिफोर दैट वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं कर सकती। तो ये दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स जो इमीडिएटली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन करनी होती हैं। अब इसमें अगर आप लेट हो गए हैं तो देन व्हाट टू डू। अभी जैसे मैंने बताया कि कंपनीज रेगुलराइजेशन स्कीम है, आप उसमें ये तमाम काम करके कंपनी को, तो लेकिन लेट फाइलिंग और बाकी चीज़ों के साथ आप ये चीज़ कर सकते हैं। रेगुलराइजेशन स्कीम में बेसिकली पेंडिंग फाइलिंग का है, ये इनिशियल फाइलिंग का नहीं है। उसमें एनुअल एनुअल फाइलिंग के लिए कंपनीज रेगुलराइजेशन स्कीम है। देन वी कम टू दी एनुअल कंप्लाइंसेस, कॉर्पोरेट कंप्लाइंसेस, जो कि हर कंपनी को हर साल करना ज़रूरी है। और इसमें बहुत सारी कंपनीज लैक करती हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, या किसी और वजह से वो कंपनीज जो हैं वो डोरमेंट रहती हैं। बाकी इवन बहुत सारी कंपनीज हमने ऐसी भी देखी हैं कि बाकी सारे काम कर रही होती हैं, जो एससीसीपी की कंप्लायंस है वो नहीं कर रही होती, और उसके बाद उनको नोटिस आता है, और समटाइम्स कंपनी का नेम भी स्ट्राइक ऑफ हो जाता है। रजिस्ट्रार की पावर है कि अगर वो कुछ साल तक कोई भी उसकी कंप्लायंस ना हो तो आपका सेक्शन 438 के तहत, हाँ, इनएक्टिव हो जाता है। तो इसलिए ये कंप्लाइंसेस जो हैं ये भी ज़रूरी हैं। इसमें सबसे पहले है कि एनुअली आपने एक एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी फाइल करनी होती है।
और इसका सेक्शन 130 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 इसको डील करते हैं। एंड दीज आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, एनुअल रिटर्न जो है वो वन विद इन 30 डेज ऑफ द होल्डिंग ऑफ एजीएम, यानी एनुअल जर्नल मीटिंग वो भी हम आपको बताते हैं कि वो कब होल्ड करनी होती है। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वो उसको डिटेल से समझाएंगे। और उसके अलावा अगर कोई कंपनीज नहीं बनी है तो उनकी एजीएम अभी ड्यू नहीं हुई है, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो कैलेंडर ईयर जब खत्म हो तो उस तक उन्होंने अप टू द लास्ट डेट ऑफ द कैलेंडर ईयर उसको फाइल करना होता है। और कुछ कंपनीज इनएक्टिव स्टेटस जो है वो सीख कर लेती हैं एससीसीपी से। एससीसीपी ये कंपनीज एक्ट 2017 के तहत ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आप कंपनी पे कोई बिजनेस नहीं कर रहे तो आप उसको इनएक्टिव डिक्लेयर कर सकते हैं कंपनीज एक्ट के तहत। उसकी एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आपकी कंपनी इनएक्टिव में चली जाती है, और जब कभी एक्टिव करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी एक एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल करना जरूरी है विद इन 30 डेज ऑफ द कैलेंडर ईयर, यानी ये 31 जनवरी तक ये भी फाइल करना जरूरी होती है। तो फर्स्ट थिंग इज कि एनुअल रिटर्न हर कंपनी ने एसईसीपी में फाइल करनी है। इसमें बेसिकली फॉर्म ए आप लोगों ने सुना होगा। फॉर्म ए बेसिक फॉर्म है जो कि जमा होता है, जिसमें तमाम शेयर होल्डर्स की डिटेल होती है, उसके साथ साथ फिर डायरेक्टर्स की डिटेल होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव की डिटेल होती है, लीगल एडवाइजर की डिटेल होती है, कंपनी सेक्रेटरी की डिटेल होती है। और अगर कोई 42 की कंपनी है तो उसके लिए फॉर्म बी होता है। और हाँ यस, वैसे तो ये फॉर्म ए अब ऑनलाइन इजी फाइल में है, उसमें यही है, उसके साथ अनेक्शन है। पहले अलग अलग फॉर्म जब मैनुअल होते थे तो अलग अलग फॉर्म फिल होते थे, अब एक ही फॉर्म ए खुलता है और उसके अंदर ही फिर आप अनेक्शंस में अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको पुट कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग जी। देन इंटीमेशन ऑफ चेंज इन डायरेक्टर्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, ऑडिटर्स एटसेट्रा। जैसा कि मैंने बताया था कि चीफ फर्स्ट जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट तो खैर कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है उसके साथ ही हो जाती है। कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट, लीगल एडवाइजर की अपॉइंटमेंट, फर्स्ट ऑडिटर्स की जो अपॉइंटमेंट है, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हर साल जो है वो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, या कोई लीगल एडवाइजर या कंपनी सेक्रेटरी आप चेंज कर सकते हैं, उसको भी रिपोर्ट करना होता है। और उसके साथ साथ जब ऑफ डायरेक्टर्स की फर्स्ट जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो फर्स्ट डायरेक्टर्स जो है वो इलेक्ट वो वही होते हैं जो कि आपने इनिशियली सब्सक्राइबर ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिनको नॉमिनेट किया होता है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो डायरेक्टर्स हैं वो फर्स्ट एजीएम में उनका इलेक्शन होता है, और आफ्टर फर्स्ट एजीएम उनकी नॉर्मल टर्म जो है वो 3 इयर्स होती है। 42 की कंपनीज की डिफरेंट भी हो सकती है, और वो फिर जब उनकी टर्म खत्म होती है तो उनका री इलेक्शन होता है। तो उस री इलेक्शन भी नॉर्मली एजीएम में होता है अनटिल अनलेस के कोई फ्रेश इलेक्शन ना हो। सेक्शन 162 एक है कंपनीज एक्ट का, उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई 10% से ज्यादा शेयर होल्डर नया आ जाता है तो फ्रेश इलेक्शन कॉल करवा सकता है अगर वो डायरेक्टर बनना चाहे। अदरवाइज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फिक्स होते हैं किसी भी कंपनी के इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो नेक्स्ट जब इलेक्शन टर्म आती है तो उस वक्त ही इंक्रीज हो सकते हैं एजीएम में। तो वो उसकी जो इंटीमेशन है वो फॉर्म 9, ये एक जरूरी चीज है कि जो कंपनीज रेगुलेशन है उसमें बहुत सारे फॉर्म्स को री नंबर किया गया है। बहुत सारे लोग अभी भी फॉर्म 29 से फेमिलियर हैं। तो अब फॉर्म 29 जो है वो फॉर्म 29 नहीं रहा, उसका नाम फॉर्म 9 हो गया है। वो भी हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे बेसिकली उसके अंदर, या मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो रेगुलेशंस में फॉर्म्स की जो है वो रिप्लेसमेंट हुई है, फॉर्म 29 की जगह फॉर्म 9 है। तो दैट हैज टू बी फाइल्ड विद इन 15 डेज ऑफ एनी चेंज, जो कि एडिटर डायरेक्टर या इनकी होती है, जो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है। देन कम्स दी एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिट जैसा कि मैंने बताया कि आप हर कंपनी के लिए एनुअली ऑडिट करवाना जरूरी है, और ऑडिटर जो है वो उसको सर्टिफाई करता है। और एनुअल ऑडिट कब ड्यू होता है? जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो उसके बाद फॉरन एनुअल ऑडिट करवाना होता है, बट दैट हैज टू बी कंप्लीटेड एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एनुअल जर्नल मीटिंग। जब भी कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग होनी है उससे 21 डेज का बेसिकली मेंबर्स को नोटिस होता है, शेयर होल्डर्स को नोटिस होता है। नोटिस में एक मेजर एजेंडा होता है अप्रूवल ऑफ दी अकाउंट्स। तो उसके लिए इट इज़ मैंडेटरी कि आपके जो एनुअल अकाउंट्स हैं
वो 21 डेज प्रायर टू दी एजीएम, सो दैट कि आप एजीएम का नोटिस भेजें तो उसके साथ अकाउंट्स भी आपने इरसाल करने होते हैं या सेंड करने होते हैं या अदरवाइज अपनी वेबसाइट पे चढ़ाने होते हैं। तो उसको एटलीस्ट 21 डेज प्रायर टू दी होल्डिंग ऑफ एजीएम आपने कंप्लीट करवाना है, यानी ऑडिटर रिपोर्ट लेनी है। उसके ऑडिट तो उससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। देन जो ऑडिट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है विद इन 15 डेज आपने एसईसीपी में जो है वो जमा करवानी है आफ्टर दी एजीएम। और लिस्टेड कंपनीज के लिए खैर 30 डेज हैं। और अगर पेड अप कैपिटल 10 मिलियन या इससे ज़्यादा है या पब्लिक कंपनीज हैं या एसोसिएशन अंडर 42 हैं, ये उनके लिए है। प्राइवेट कंपनीज हैविंग कैपिटल लेस देन 10 मिलियन, उनके लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एसईसीपी में जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। देन कुछ एड्रेस चेंज या चार्ज, कंपनीज का चार्ज, लोन रजिस्टर भी होता है, वो नॉर्मली बैंक्स से अगर आप लोन वगैरह लेते हैं तो उसकी चार्ज रजिस्ट्रेशन भी होती है। या एड्रेस चेंज अगर हो गया है तो उसके लिए भी इंटीमेट करना एससीसीपी को ज़रूरी है थ्रू फॉर्म 21। तो वो भी अगर कोई ऐसी चीज़ अगर हुई है ड्यूरिंग द ईयर तो उसको भी फाइल करना एससीसीपी में ज़रूरी है। देन फॉर लिस्टेड कंपनीज आपके क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको भी फाइल करना एससीसीपी में ज़रूरी है। फॉर दी फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर जो है वो विद इन 30 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द क्वार्टर करना है। और जो सेकेंड क्वार्टर है बेसिकली 6 मंथली जो अकाउंट्स हैं उसको विद इन 60 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो है वो सबमिशन करना ज़रूरी है एससीसीपी में। उसके साथ साथ लिस्टेड कंपनीज और सेक्शन 42 की जो कंपनीज हैं इनके लिए वेबसाइट मेंटेन करना भी ज़रूरी है। ये भी एक रिक्वायरमेंट है अंडर द कंपनीज एक्ट। सो दीज ऑल आर दी रिक्वायरमेंट्स जिनका आपने ख्याल रखना है। अब सबसे एक बात आ गई कि एजीएम जो है वो आपने कब होल्ड करनी है। ये क्रिटिकल पॉइंट है। समटाइम्स जो कंपनीज टाइमली एजीएम नहीं होल्ड करती उनके लिए फिर प्रॉब्लम्स भी होते हैं क्योंकि बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं उसके लिए। तो एजीएम जो है सेक्शन 132 उसको डील करता है। और ये स्टैट्यूटरी मीटिंग्स हैं कंपनीज के लिए। फर्स्ट एजीएम जो है वो जैसे कंपनी कोई इनकॉर्पोरेट हुई है तो विद इन 16 मंथ्स जो है आपने फर्स्ट एजीएम करवानी होती है। और उसके बाद इन एवरी कैलेंडर ईयर एक दफा करवानी है। और दैट इज विद इन 120 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये एक उसका मैकेनिज्म है। और हर एजीएम में फिर अकाउंट्स अप्रूव होते हैं, न्यू ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है। अगर इलेक्शन डायरेक्टर्स का ड्यू हो तो उसमें फिर इलेक्शन भी होता है उसका डायरेक्टर्स का। और देन उसकी इंटीमेशन जो है वो रजिस्ट्रार को कंसर्न को वो सबमिट करनी होती है। तो इसके साथ साथ अगर आप एजीएम टाइमली नहीं करवा सके तो उसमें फिर देन यू कैन गेट एक्सटेंशन जो कि मैक्सिमम 30 डेज की मिल सकती है आपको। और लिस्टेड कंपनीज के लिए उसकी कमीशन अप्रूवल देता है, जबकि अदर कंपनीज अदर देन लिस्टेड कंपनीज के लिए रजिस्ट्रार को आप अप्लाई कर सकते हैं और वो उसकी अप्रूवल दे सकता है, आपकी एजीएम एक्सटेंड हो सकती है। एजीएम जब एक्सटेंड होती है तो उसकी कई रीजंस हो सकती हैं। समटाइम्स डायरेक्टर्स की नॉन अवेलेबिलिटी, समटाइम्स आपका ऑडिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसकी वजह से आपको एक्सटेंड करनी पड़ सकती है। और अब बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा होगा कि कंपनीज के लिए ये ज़रूरी है कि वो यूडीआईएन वाली रिपोर्ट जो है वो सबमिट करें। तो यूडीआईएन वाली रिपोर्ट जो है उसको उसमें तो आप डेट चेंज भी नहीं हो सकती, मीन एडिटर अपनी प्रीवियस डेट में रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो इस वजह से समटाइम्स अगर आपका ऑडिट डिले हो रहा है तो इट मीन्स कि आपकी आपकी एजीएम भी डिले हो सकती है। और एजीएम अगर डिले हो गई तो देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द एक्सटेंशन। तो उस एक्सटेंशन के लिए आप अगर लिस्टेड कंपनीज हैं तो कमीशन को अप्लाई करेंगे, अगर नॉन लिस्टेड हैं तो रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगे। अच्छा, देर आर सर्टेन कंपनीज के जिनकी एजीएम उनके ड्यू टू सर्टेन रीजंस होती ही नहीं है। ये स्पेशली पब्लिक पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं उनमें अक्सर होता है, उनके डायरेक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। या फिर प्राइवेट कंपनीज में जिनको ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या समटाइम्स आपस में कुछ ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं कि वो एजीएम ही नहीं करवाते। और एजीएम अगर नहीं होती तो कंपनी का बिजनेस जो है वो हाल्ट हो सकता है।
उसके लिए देन सेक्शन 147 इसको डील करता है कि उसमें से कोई भी डायरेक्टर या शेयर होल्डर एससीसीपी को, रजिस्ट्रार को जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है कि जी हमारी कंपनी की एजीएम नहीं हो रही, आप डायरेक्शन इशू करें टू द डायरेक्टर्स, टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कि वो उसकी एजीएम करवाएं। तो ये सेक्शन 147 के तहत कोई एप्लीकेशन दे सकता है, और कमीशन अपने ओन मोशन पे भी एजीएम जो है वो होल्ड करवा सकता है, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इलेक्शंस जो हैं वो डायरेक्टर्स के, जैसे मैंने बताया कि 3 साल के बाद नॉर्मल कंपनीज में 3 साल के लिए डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है, और उसमें ये होता है कि एजीएम नहीं हुई, डायरेक्टर्स वही कंटिन्यू कर रहे हैं और वही मैनेजमेंट संभाले हुए हैं, कुछ दूसरे लोगों को इतराज होता है कि जी इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो उस सूरत में सेक्शन 158 के तहत अगर डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट ड्यू थी और नहीं हुई, तो उसमें कमीशन जो है वो अपने तौर पे या 1/10 ऑफ द शेयर होल्डर्स, जिनके पास 10% शेयर होल्डिंग हो, वो कमीशन को एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसके बाद कमीशन डायरेक्ट कर सकता है ऑफ होल्डिंग ऑफ एजीएम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो दीज आर दी प्रोसीजर्स जिनको फॉलो करना जरूरी होता है, और ये अक्सर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत सारी कंपनीज में आते हैं। जब अगर आप लेट हो जाते हैं एजीएम करवाने में, तो देन यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर, अदरवाइज आपकी वो जो एप्लीकेशन है या एनुअल रिटर्न फाइलिंग है या बाकी कंपनी के जो मामलात हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, और आपका जो है वहाँ पे होल्ड पे रहेंगी चीजें एससीसीपी में। देन देयर इज अनदर कंप्लायंस, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप। ये आपको अंदाजा होगा कि जब से एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के इश्यूज आए, फाटका के इश्यूज आए, उसके बाद ये सेक्शन इंसर्ट हुआ था तकरीबन 7-8 साल पहले। 123 ए, इसके तहत अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स की कंप्लायंस जो है वो जरूरी होती है। उसमें ये होता है कि समटाइम्स शेल कंपनीज होती हैं, उसमें जो ओरिजिनल जो नेचुरल पर्सन्स हैं वो कौन ओनर है उसका नेचुरल पर्सन्स की शक्ल में, तो उसके लिए बेसिकली एक फॉर्म फाइल होते हैं, फॉर्म 19 है, उसमें वो एनुअल रिटर्न के साथ फाइल होता है, और उसमें मेंबर्स को बेसिकली नोटिस जाता है फॉर्म 16 पे 15 दिन पहले, बिफोर द एजीएम, बिफोर द टाइम ऑफ फाइलिंग। और उसमें फॉर्म 17 में मेंबर्स की तरफ से रिप्लाई आता है, जिसमें वो बताते हैं कि इसका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है। तो फिर इसकी फाइलिंग होती है। दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज में। ये यूबीओ कंप्लायंस जो है ये भी अब जरूरी है। अब तो टैक्स लॉ में भी यूबीओ कंप्लायंस जो है वो जरूरी हो गई है। वहां पे भी आपने अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर जो है वो किसी भी कंपनी का इन्फॉर्म करना जो है वो टैक्स लॉ में भी जरूरी है। तो दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप यूबीओ कंप्लायंस जो है वो भी आपने करनी है, और उसके लिए फॉर्म्स की फाइलिंग भी करनी है। अच्छा, ये तो एससीसीपी की कंप्लायंस होगी, इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड। और उसके साथ साथ देन हम आते हैं टैक्स कंप्लायंस की तरफ। कंपनीज के लिए ये जरूरी है कि एनुअली अपना टैक्स जो है वो उसकी कंप्लायंसेस करें। आल्दो के बहुत सारी कंप्लायंसेस तो रेगुलर कंप्लायंसेस हैं, जैसे क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स है। अगर कोई सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है तो वो मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करता है। लेकिन जो एनुअल कंप्लायंसेस हैं उसमें एक फाइलिंग ऑफ एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट है। ये भी अक्सर कंपनीज की मिस हो जाती है। तो ये बेसिकली ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ जुलाई इसको एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी जरूरी हो जाती है। उसके साथ 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 अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में विद एफबीआर, तो उसके लिए भी जरूरी है। ये बहुत सारे लोग मिस करते हैं कि एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न एक कंपनीज के लिए जरूरी है कि वो फाइल करें, और इसकी ड्यू डेट होती है ऑन और बिफोर 30th सितंबर फॉर ईच ईयर। ये आपने 30th जून को जो साल क्लोज हुआ है उसकी सारी एक्टिविटी रिपोर्ट करनी होती है। इसमें एनुअल सेल्स और सेल्स टैक्स पेड और इंपोर्ट और सारी चीजें जो है वो, जैसे आप मंथली सेल्स टैक्स में रिटर्न पुट करते हैं, ये एनुअली उसकी समराइज फॉर्म में आप रिपोर्ट करते हैं टू एफपीआर। अगर आप प्रोविंसेस में रजिस्टर्ड हैं तो प्रोविंसेस में भी जरूरी है कि आप एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो, सर्विसेज अगर कंपनीज हैं तो वो भी सबमिट करें।
देन एक आती है एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि कंपनीज के लिए ड्यू डेट जो है उसकी वो 31 दिसंबर है, जिनका नॉर्मल इनकम ईयर है, जैसे जुलाई टू जून। और जिन कंपनीज का इनकम ईयर जो है वो सितंबर अदर देन नॉर्मल ईयर है, जैसे कुछ कंपनीज का इनकम ईयर जो है वो सितंबर में क्लोज होता है, कुछ का दिसंबर में क्लोज होता है। तो जो अदर देन नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर के कंपनीज हैं उनके लिए ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर ईच ईयर होती है, और जो टैक्स ईयर है उसके मुताबिक। So these are the tax annual tax compliances. Now we if we summarize के जो SECP की compliances हैं उसकी डेडलाइन क्या है, बाकी सारा कुछ क्या है, तो ये इस स्लाइड में हम सब देख सकते हैं। हमने बाकी जितनी प्रीवियस स्लाइड्स देखी हैं उसमें से अगर हम देखें तो ऑडिट आपने फाइनलाइज करना है, स्टैट्यूटरी ऑडिट एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एनुअल जर्नल मीटिंग। और एनुअल जर्नल मीटिंग कब करनी है? विद इन 120 डेज ऑफ द ईच क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और फॉर्म ए एनुअल रिटर्न जो है विद इन 30 डेज ऑफ द होल्डिंग ऑफ एजीएम, ये आपने फाइल करना है। फॉर्म 9 जो है, जो पहले फॉर्म 29 होता था, विद इन 15 डेज ऑफ द चेंज इन एडिटर्स डायरेक्टर्स, सारा कुछ जो है वो आपने विद इन 15 डेज सबमिट करना होता है। तो मींस डेडलाइन जो है ऑडिट फाइनलाइजेशन की वो 7 अक्टूबर थी, और होल्डिंग ऑफ एजीएम जो है वो 28 अक्टूबर है ईच ईयर। फॉर्म 9 जो है वो 11 नवंबर ईच ईयर, और फाइलिंग ऑफ फॉर्म ए अप टू 28 नवंबर ईच ईयर। एंड देन यूबीओ फॉर्म 29 जो फाइल करना है वो अप टू 28 नवंबर एवरी ईयर फाइल करना है। तो ये इस वेबिनार जो हमने आज का रखा था उसका बेसिक मकसद भी यही था कि डेडलाइंस जो है वो कुछ गुजर गई हैं, कुछ अप्रोच कर रही हैं, तो यू एटलीस्ट कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स विद इन ड्यू डेट्स। और अगर आपकी कुछ कंप्लायंस लेट हो गई है, तो अगर आपका ऑडिट लेट हो गया सपोज, तो देन यू नीड टू फाइल द एक्सटेंशन। अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो कमीशन को फाइल करेंगे सेक्शन 132 के तहत एप्लीकेशन। अगर अदर देन लिस्टेड कंपनीज हैं तो वो रजिस्ट्रार को करेंगे एप्लीकेशन, उसमें 30 डेज की एक्सटेंशन मिल जाएगी। देन ये डेट्स जो हैं उसी तरीके से आगे मूव कर जाएंगी। इसके साथ साथ अभी बिफोर आवर प्रेजेंटेशन एंड्स, मैं आप लोगों को जस्ट ये बता दूं कि एक जो हमारे एनुअल कंप्लाइंसेस जो हैं, जो रेगुलेशंस हैं नई, उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, वो आपको जस्ट मैं अपनी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में पुराने फॉर्म्स पुरानी चीज़ें हैं। तो इसको जस्ट छोटा सा ब्रीफिंग दूंगा मैं आपको कि जो एनुअल कंप्लाइंसेस हैं या बहुत सारे फॉर्म्स हैं सीसीपी में, उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं, और उन चेंजेस को आप मद्देनज़र रखें। और बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, इसको देखिएगा जी। ये जी एक कंपैरिजन है एग्जिस्टिंग एंड न्यू फॉर्म्स का, कि प्रीवियसली जो है एक फॉर्म ए होता था, अभी भी उसका नाम फॉर्म ए ही है। फॉर्म बी जो होता था वो खत्म हो गया, डी भी खत्म हो गया, उसकी जगह फॉर्म ए ही है जिस जो उसको डील करता है। देन एक फॉर्म सी होता था, वो फॉर्म 24 है। बेसिकली ये है कि अगर कोई कंपनी में एडिटर्स की किसी चीज की कोई चेंज नहीं है तो आप फॉर्म डी, वो भी बेसिकली फॉर्म ए का ही पार्ट है। देन जी फॉर्म थ्री थ्री होता था विद अपील्स, उसका नाम फॉर्म थ्री ही है। बहुत सारे फॉर्म अबॉलिश हो गए हैं। फॉर्म फोर जो है वो बेसिकली फॉर्म फोर ही रह गया है। देन एक फॉर्म सेवन होता था, नोटिस ऑफ अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल था, वो फॉर्म सेवन अभी भी फॉर्म सेवन ही है। फॉर्म टेन जो है वो फॉर्म टेन ही है, ये मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन का है। और फॉर्म 11 और 12 जो है वो ख़त्म हो गए हैं। फॉर्म 13 रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटायर सीरीज ऑफ दी डिबेंचर्स वगैरह के लिए, ये खैर प्राइवेट कंपनीज के लिए तो नहीं है, उसमें फॉर्म 13 ही रहा। फॉर्म 14 एबॉलिश हो गया, फॉर्म 16 17 एबॉलिश हो गया, ये चार रजिस्ट्रेशन का था। देन फॉर्म 17 18 19 20 ये भी सारे एबॉलिश हो गए। फॉर्म 21 जो एड्रेस चेंज का है वो खैर रह गया फॉर्म 21 की शक्ल में ही,
Then Form 22, ये declaration regarding compliance with the conditions of Section 19 of the Companies Act, ये public companies के लिए basically होती है before commencing business. तो ये फॉर्म 22 है, जैसे मैंने बताया था कि इमीडिएटली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन आपने फॉर्म 22 फाइल करना होता है, देन आप यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. देन ये देखें जी फॉर्म 23, 24 एबॉलिश हो गए. देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होती हैं कुछ लिस्टेड कंपनीज के लिए, वो फॉर्म 25 था. फॉर्म 27 था जी डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट था, वो भी एबॉलिश हो गया. ये फॉर्म 28 था कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर. ये अब फॉर्म 29 में ही बेसिकली मर्ज हो गया और उसको हम फॉर्म 29 की बजाय अब फॉर्म 9 आ गया. तो फॉर्म 9 बेसिकली ये एक बहुत अक्सर आपसे पूछा जाता है, बैंक में भी अगर आप जाते हैं तो वो भी आपसे फॉर्म 29 कहते थे पहले, तो आप फॉर्म 9 का पूछेंगे. और इसके साथ साथ देन कंपनीज ने SECP ने 2022 में डिजिटल सर्टिफाइड कॉपीज लॉन्च की हैं. नाउ यू कैन अप्लाई फॉर डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी, वो आपको फौरन आती हैं और तमाम फाइलिंग जो है वो इजी फाइल न्यू सिस्टम के तहत होती हैं. तो ये दीज वर द थिंग्स टू रिमेंबर. विद दिस थैंक यू सो मच फॉर sparing your time, and hope you might have got sufficient knowledge with respect to compliances by the companies. And I want to thank my team, Mr. Noman Arshad, Ms. Fajar, Mr. Uzair, for arranging such a wonderful seminar. And thank you all for your participation as well.